तुलसी बेशक ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वो अपने बेटे को बड़े ही प्यार से पालती है। लेकिन उसने अपने बेटे की परवरिश में उसे प्यार देने में कभी कोई कमी नहीं रखी थी। हमेशा उसकी हर जरूरतों को पूरा किया था। एक दिन पुनीत अपने साथ एक जिया नाम की लड़की को लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाता है। माँ, ये जिया है, मैं इसकी कंपनी में काम करता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है माँ, मैंने सोचा एक बार आपसे मिलवा दूँ। मुझसे मिलवाने का मतलब है कि तू इस लड़की को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। क्यों बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे आज जिया ने ना प्रपोज किया था, तो मैंने ना हाँ कहने से पहले ना सोचा कि आपसे मिलवा कर आपसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए माँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं खुद को उतना नहीं जानता जितना आप मुझे जानती हो। इसलिए माँ, जो आपका फैसला होगा ना वही होगा। बेटा, मुझे तेरी पसंद से कोई एतराज नहीं है। जिसमें तेरी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। लेकिन बेटी, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे कभी भी अलग नहीं होना चाहती। इसके सिवा मेरे जीवन में कोई और खुशी नहीं है। आंटी जी, मैंने अपने माँ बाप को बहुत पहले ही खो दिया है। तब से मैं बड़ों के प्यार के लिए तरस रही हूँ। मेरे पापा ने मेरे पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ दी है, लेकिन बिना माँ बाप के प्यार से क्या ही है। आज मेरे पास दौलत तो है, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं है। मैं भी पुनीत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप दोनों को खुश रखूँ। अगर ऐसी बात है बेटी, तो मुझे तुम दोनों की शादी से कोई भी एतराज नहीं है। तुम दोनों की शादी के लिए मेरी तरफ से हाँ है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम लोग गरीब हैं। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हें हमारी गरीबी से परेशानी हो या बेइज्जती महसूस हो। आंटी जी, मैंने पुनीत को उसकी हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उसका दिल देखकर प्यार किया है। और वैसे भी शादी के बाद जो कुछ भी मेरा है वो सारा तो पुनीत का ही हो जाएगा। अब मैं पूरी जिंदगी तो काम नहीं कर सकती ना। मेरे बाद मेरी इस कंपनी को पुनीत ही संभालेंगे। मैं बस उनकी सेवा करूंगी। तुझ जैसी बहू पाकर तो मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू भी मिलेगी। जिया की प्यार भरी बातों में तुलसी और उसका बेटा पुनीत आ जाते हैं। जिया पुनीत से बहुत प्यार करती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो जो कहेगी पुनीत वैसा ही करेगा। वो हर हाल में पुनीत को पाना चाहती थी, लेकिन पुनीत अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते जिया, जो कि बहुत ही घमंडी और गरीबों से नफरत करने वाली लड़की थी, वो तुलसी के सामने अच्छी बनकर आती है। जिया के असली चेहरे से अनजान तुलसी अपने आप को किस्मत वाली समझकर अपने इकलौते बेटे पुनीत की शादी जिया से करवा देती है। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन जिया अपने पति पुनीत और तुलसी से बोलती है, अगर आप लोगों को मेरी बात से कोई एतराज ना हो तो, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू, तुम क्या कहना चाहती हो? भला हमें तुम्हारी बात का क्यों बुरा लगेगा? तुम कुछ गलत थोड़ी ना बोलोगी। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि जब हमारे पास इतना बड़ा घर है तो हम इस छोटे से घर में क्यों रहे। यहाँ से पुनीत जी को ऑफिस जाने में बहुत टाइम लगता है। क्यों ना हम मेरे वाले घर में शिफ्ट हो जाएं, जहाँ मैं शादी से पहले रहती थी। वहाँ से पुनीत जी का ऑफिस भी पास पड़ेगा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। वैसे ये बात तो मेरे भी दिमाग में आई थी माँ, मैं भी यही कहने वाला था। क्यों ना हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रोज मैं ऑफिस जाता आता हूँ ना तो बहुत थकान हो जाती है और टाइम भी बहुत खराब होता है। माँ बेटा, तुम लोग रहना चाहते हो तो जाकर रह सकते हो, लेकिन मैं शुरू से यहाँ ही रहती आई हूँ, तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं माँ, अगर आप नहीं जाओगी ना तो मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। मैं जहाँ भी रहूँगा आपके साथ रहूँगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, अब तो जानती हो ना। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इस बात को यहीं खत्म करते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिया सभी को अपने घर में ले जाने के लिए तैयार कर लेती है, जिसके बाद पुनीत अपने ऑफिस में काम में बिजी हो जाता है और ये देख आराम से घर में रहने लगती है। तभी एक दिन तुलसी उसके कमरे में जाती है और उसे सोता देखकर बोलती है, बहू, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू अभी तक सो रही है। हमारे घर में इतनी देर तक सोने का रिवाज नहीं है। हमारे घर की बहू जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है। ए बुढ़िया, सुबह सुबह ये कचकच करना बंद कर और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया। बहू, तू मुझसे ये कैसे बातें कर रही है? अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे चुप कर बुढ़िया, मैं अच्छी बहू का खेल कर करके थक चुकी थी। अब मुझसे ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होने वाली है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई थी। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। मैं तो तेरे बेटे से प्यार करती थी, जो कि तेरा चमचा था, और उसे मनाने के लिए मुझे तेरा दिल जीतना था, इसलिए मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी। अब ये एक्टिंग वैक्टिंग खत्म करो, मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब
इतने दिनों से तू अच्छी बहू होने का नाटक कर रही थी। हाँ, मैं इतने दिनों से अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही थी, जो कि अब मुझसे नहीं होने वाला है। इसलिए जाकर सारे घर का काम कर, उसके बाद मेरे लिए खाना बना कर लेके आई हो। मैंने एक नौकरानी पाल रखी है, तो नौकर की क्या ही जरूरत है। आने दे आज मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तेरी जैसी लड़की के साथ शादी करवा के मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, तू अपने बेटे को सच बताएगी? क्या बताएगी उसे? जिस लड़की के साथ तूने उसकी शादी करवाई है वो बुरी है, जिसने एक झटके में सब कुछ उसके नाम कर दिया। शायद तू भूल रही है, मैंने तेरे बेटे की नजर में अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। अब वो तेरी बातों में नहीं आने वाला। वो मेरा बेटा है, उसको मैं जो भी कहूँगी वो जरूर मान लेगा और तेरे साथ एक पल नहीं रहेगा। तू फिर से धोखे में जी रही है। तूने आजकल अपने बेटे को नोटिस नहीं किया है क्या? जिस बेटे की तू दुहाई दे रही थी, वही बेटा आजकल तेरा हालचाल पूछने नहीं आ रहा है। वो तेरी बात क्या ही सुनेगा, और 1% के लिए मान लो कि उसने तेरी बात सुनी भी, तो उसे यकीन नहीं होने वाला। बहू, तू ये सब क्यों कर रही है? आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है जो तू मेरे साथ इस तरीके से बदला निकाल रही है? अपनी सास के साथ तू तड़ा करके बात कर रही है। देख बुढ़िया, अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा हमेशा तेरे साथ रहे, तुझे कभी गलत ना समझे, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज जो भी तेरे और मेरे बीच में बात हो रही है ना, वो सिर्फ हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश भी करी ना, मैं एक फ्लाइट पकड़ूंगी और उसे तुझसे दूर लेके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं बहू, मैं अपने बेटे के बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन बस तू मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर। अपनी बहू के असली चेहरे को जानकर तुलसी का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन वो अपनी लाचारी किसी से नहीं कह पाती, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी खोना नहीं चाहती थी, जिसके चलते वो अपनी बहू के बारे में अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती और उसके किए हुए सभी जुल्मों को सहती रहती है। दिन यूं ही गुजरते हैं। बीते समय के साथ जिया का अपनी सास के प्रति व्यवहार और बिगड़ जाता है। सारे दिन उससे घर का काम करवाती थी और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी जिसकी वजह से पुनीत अपनी माँ से नहीं मिल पाता था। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन देर रात पुनीत अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि वो आंखें खोले बिना पल के झपकाकर दीवार पर लगी उसकी बचपन की तस्वीर को देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप मेरी तस्वीर देख रही हो? अरे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे ऐसे देखो ना। अरे माँ देखो ना यार। माँ सुनो ना, मैं जानता हूँ आप मुझसे गुस्सा हो, माफ कर दो, आप ही का बच्चा हूँ। वैसे माँ, गुस्सा होना भी जायज है, क्योंकि बहुत समय से मैं आपको समय नहीं दे पा रहा, आपसे मिल नहीं पा रहा था। लेकिन माँ, आज मुझे समय मिल चुका है, और आज क्या, अब मैं ना कितना भी बिजी क्यों ना रहूँ माँ, मैं आपके लिए समय जरूर निकालूंगा और आपके पास बैठूंगा और आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ आज भी। माँ, आप ये मत समझना कि आपका बेटा काम में बिजी क्या हो गया, आपको भूल गया। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, समझिए आप। आपका बेटा बहुत प्यार करता है आपसे। अपनी माँ से इतनी बात कहने के बाद भी जब वो देखता है कि उसकी माँ की पलकें ही नहीं झपकती, तो वो अपनी माँ को छूता है और उसके छूते ही उसकी माँ बेड से जमीन पर गिर जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और चेकअप करने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ ने कब का अपना दम तोड़ दिया था। ये सुनते ही वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। माँ, माँ आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ, माँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगा माँ। माँ, माँ वापस आ जाओ माँ, माँ वापस आ जाओ। अपनी बहू के जुल्मों से परेशान होकर अपनी लाचारी में जीने से बेहतर तुलसी मरना पसंद करती है, और इस चीज का पुनीत को दूर दूर तक कोई एहसास ही नहीं होता। हरिया और गोपाल 2 भाई थे। हरिया बहुत सीधा साधा था, वहीं गोपाल बहुत चालाक, जिसके चलते अपनी माँ बाप के जाने के बाद गोपाल ने सब कुछ अपने नाम करवाकर अपने छोटे भाई हरिया को घर से बाहर निकाल दिया था। जहां गोपाल ऐसे आराम की जिंदगी बिता रहा था, वहीं हरिया अपने ही खेतों में मजदूरी करके गरीबी में दिन काट रहा था। एक दिन वो खेतों से काम करके घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी गीता कहती है, आ गए जी आप, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ हाँ ले आओ, आज वैसे भी बहुत धूप थी, काम करने का मन नहीं कर रहा था खेतों में। तो घर चले आते, किसी ने जबरदस्ती काम करने को थोड़ी ना बोला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज खेतों की जुताई बहुत जरूरी थी,
वरना हमारी फसल अच्छी नहीं होती। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे उन फसलों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे। मिलना तो सब जेठ जी को ही है। हाँ हाँ ठीक है, अब ताने मत मारो, जाकर मेरे लिए ना पानी लेके आ जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। पता है मुझे कि आप अपने भाई की बुराई या उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी फोटो को मंदिर में लगाकर पूजा करना शुरू कर दो। गीता इतना कहकर रसोई में चली जाती है और हरिया के लिए ग्लास में पानी लेकर आती है। ये पानी कितना गर्म है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। फ्रिज में बोतल लगाई है, थोड़ी देर में ठंडा होते ही देती हूँ। ताना क्यों मार रही हो तुम? जब फ्रिज हमारे घर में है ही नहीं तो फिर बोतल किस में लगाओगी तुम? मैं तो घड़े की बात कर रहा था, घड़े का पानी दे दो। अरे वो भी ठंडा होता है। घड़ा भी नहीं है, आज सुबह काम करते हुए मुझसे टूट गया। अब आपको ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा लाना पड़ेगा। क्या किया तुमने? आज फिर नुकसान कर दिया। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो तुम। बेवजह घरे का खर्चा बढ़ा दिया। अब भैया के पास जाके पैसे मांगने पड़ेंगे। हरिया अपने भाई गोपाल के घर जाता है और अपनी मजदूरी की मांग करता है। भैया हो सके तो मुझे आज दिहाड़ी दे दो, मुझे कुछ सामान लेने जाना है घर का। क्या लाना है बताओ। भैया वो बात ये है ना कि आज गीता से पानी का घड़ा टूट गया और आप तो जानते हैं कि गर्मी कितनी हो रही है और इतनी गर्मी में बिना घड़े का पानी पिए हम कैसे रह पाएंगे। बस इतनी सी बात? इसके लिए तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पैसे तुम मुझे दे दो और ये लो भंडार घर की चाबी। वहाँ 2-3 मटके रखे हैं, जो पसंद आए वो ले जाओ। भैया आप सच कह रहे हो? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ। अब इतना भी छोटा नहीं है मेरा दिल। भैया आप कितने अच्छे हैं। गीता बिना बात के ना आपसे नाराज रहती है। मैं अभी मटका लेकर जाता हूँ, फिर गीता को दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। हरिया चाबी लेकर भंडार घर जाता है और वहां से मटका लेकर अपने घर आ जाता है। मटका देखकर गीता हैरान हो जाती है क्योंकि उस मटके में आंख और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, आप ये क्या उठा लाए? जवानी में आंखें कमजोर हो गई है क्या तुम्हारी? अरे दिखाई नहीं दे रहा, मटका लेके आया हूँ। अब हम ना रोज ठंडा पानी पियेंगे। ठंडा पानी तो जब पियेंगे ना जब इसमें पानी रुकेगा। ये देखो, इसमें किसी ने कलाकारी करके आँख मुंह बनाया हुआ है। गीता जैसे ही मटका घुमाकर हरिया को दिखाने चलती है तो वो आंख और मुंह मटके से गायब हो जाता है। लगता है तुमने भांग खा रखी है। अरे इसमें कहाँ आंख मुंह है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जाकर ना इसमें पानी भर के रख दो। और हाँ, ये सब फालतू बातें छोड़ दो। और छोड़ो यार, तुम क्या रखोगी, मैं ही रख देता हूँ। सुनिए, वो मटका वापस कर दीजिए। पानी नहीं रुकेगा उसमें, बिना बात के पानी गिर जाएगा और गांव का कुआं बहुत दूर है। मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी, देख लेना। हाँ। गीता के मना करने के बाद भी हरिया उसमें पानी भर देता है और थोड़ी देर बाद जब वो मटके से पानी निकालने जाता है तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले इसमें पानी भरा था। क्या हुआ जी, पी लिया ठंडा पानी? नहीं गीता, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो पीऊंगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पानी तो इन्होंने मेरे सामने ही भरा था। कुछ तो बात है इस मटके में। पहले पानी ना टपकना, फिर पानी गायब होना, मटके में मुंह आँख होना। कोई तो बात जरूर है। अब तुम क्या सोचने लग गई हो? कुछ नहीं चल रहा, खाना खा लीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते रहते हैं। एक रोज गीता रात को अकेली सो रही होती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बहू मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से आजाद कर दे। कौन बोल रहा है? बहू मैं तेरी सास हूँ, मुझे इस मटके से बाहर निकाल, मुझे मेरी सही जगह पहुँचा दे। आवाज सुनकर गीता इधर उधर सर घुमाती है। तभी उसकी नजर मटके पर जाती है जो कि बात कर रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। ये मेरे पति कौन सी मुसीबत उठा लाए हैं? ये कैसा जादुई मटका है जो बोलता है? देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मेरी सास को मेरे जमाना हो गया है। तुम पक्का कोई चुड़ैल हो जो मुझे डराने आई हो। नहीं नहीं बहू, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तेरी सास हूँ। तू एक बार मेरी बात सुन ले। बोलिए, क्या बोलना है आपको? ये मटका कोई आम मटका नहीं है। ये हमारे पूर्वजों को अपनी जमीन में गड़ा हुआ मिला था जब उन्होंने घर बनवाने के लिए खुदाई करवाना शुरू किया था। इससे वो लोग गरीबों की मदद करते थे। जो गलत नीयत से इस मटके को छूता उसे इसमें राख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मटके के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप इस मटके में कैसे आई? मैं ये राज तेरे जेठ को बताने जा रही थी, तभी मैंने उसे किसी से बात करते सुना कि वो सारा खजाना मिलते ही गरीबों की मदद करने की जगह उन्हें बेचकर खुद मुनाफा कमाएगा। सच्चाई जानने के बाद मैंने गोपाल को ये राज बताने से मना कर दिया, जिसके चलते उसने मुझे मार डाला। और इस बात से अनजान कि पूर्वजों से मिला खजाना इसी मटके के अंदर है, वो मेरी अस्थियों को इसमें कैद कर चुका था ताकि मैं जिंदगी भर तड़पती रहूं, जैसे वो खजाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? माना जेठ जी पैसे के लालची हैं, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं कि वो अपनी सगी माँ की जान ले सकते हैं? मैं उसकी सगी नहीं, सौतेली माँ हूँ। मेरे साथ ये राज भी चला गया। अब अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपने पति को अपनी कसम देकर पूछियो ये सारी सच्चाई, तब तुझे विश्वास हो जाएगा। मुझे याद करके इस मटके में हाथ डालना, तुम्हें मेरी अस्थियां मिल जाएंगी। तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। हरिया के आते ही वो उसका हाथ अपने सर पर रखती है और अपने जेठ और अपनी सास के रिश्ते के बारे में पूछती है, जिस पर हरिया उसे सच बता देता है, जिसे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सास सब कुछ सच बोल रही थी। जिसके बाद वो हरिया को रात की सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये मटका एक जादुई मटका है, लेकिन मुझे ना तो माँ की आवाज सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही है। जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है वो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही? हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि आप अपने बड़े भैया पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। कहीं आप उन्हें सब बता ना दे। शायद तुम सही कह रही हो। भैया ने सिर्फ धन दौलत के मामले में ही नहीं, अपने रिश्तों में भी धोखा दिया है। लेकिन मैं अपनी माँ को मुक्ति दिलाऊंगा। आप सही कह रहे हैं। गीता अपनी सास को याद करके जैसे ही उस जादुई मटके में हाथ डालती है, उसे उसकी सास की अस्थियां मिल जाती है, जिसके बाद दोनों उसे ले जाकर गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। और जब घर आकर देखते हैं तो पूरा मटका सोने चांदी से भरा होता है, जिससे वो अपनी परेशानियां दूर करने के साथ साथ गांव की गरीबी को दूर करने में भी मदद करते हैं। कुछ समय में हरिया अपने खुद के खेत, बड़ा घर सब कुछ ले लेता है। गोपाल को जब ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो हरिया के पास आता है। जब से तुम मेरे घर से वो मटका लेकर आए हो, मानो तुम्हारे हाथ खजाना लग गया हो। जिनको खुद खाने को नसीब नहीं होता था, अब वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। मुझे मेरा मटका वापस कर दो। भैया आपको मटका वापस नहीं करेंगे। मैं वो मटका लेकर ही जाऊंगा, वरना तुम सच सच बताओ कि इस मटके का क्या राज है। कभी नहीं, हम आपको कभी कुछ नहीं बता सकते। हरिया की बात सुनकर गोपाल मटका लेकर भाग जाता है। हरिया और गीता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और उसका सर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे गोपाल की मौत हो जाती है और गरीब के जादुई मटके का राज ही रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।